बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की मेजबान कहकश फैसल और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज करते हैं और आज आगाज के साथ ही मेरी बहुत ही प्यारी सहेली आज जो है वो इन्वाइटेड है हमारे शो के लिए। पहला सेगमेंट उनके साथ करेंगे, बड़े मजे मजे की बातें करेंगे स्किन के हवाले से, आपके लुक्स के हवाले से। आपको ड्रेसिंग का भी बहुत अच्छा जो है ये सेंस रखती हैं और बहुत कमालात इनको हासिल है, तो उस हवाले से भी आज बात करेंगे। सिर्फ स्किन को ही नहीं डिस्कस करेंगे, ओवरऑल आपके लुक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है नौरीन नज्म जो कि स्किन स्पेशलिस्ट है। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं कहकशा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं और कहाँ गायब थी इतने दिनों से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सवाल मुझसे आधी से ज्यादा दुनिया पूछे कि तुम कहाँ पे गायब हो। हमारा घर शिफ्ट हो रहा है और वो शिफ्टिंग इतनी लंबी चल रही है कि मैं खुद तंग आ गई हूँ मतलब चले ही जा रही है। फाइनली वो इस हफ्ते जो है वाइंड अप थोड़ी सी करने की मैं कोशिश करूंगी। वाइंड अप हो तो फिर मैं दोबारा से फिर जो लोग मुझे टीवी के ऊपर रेगुलरली देखना शुरू करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि सना को तो हम देख रहे थे वक्तन फवक्तन, डे बाय डे कभी ना कभी मुलाकात हो ही जाती थी। 2 दफा तो मुलाकात हो गई इस टाइम पीरियड में, लेकिन आपसे तो मुलाकात ही नहीं हुई। हमने कहा मोहतरमा खासा बिजी है, चले कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो आएंगी कहेंगी। माशाल्लाह आपको हम वेलकम कहते हैं मुस्कुराती सुबह में। आज हम बात करेंगे सबसे पहले तो जो कि आपकी स्पेशलिटी है स्किन के हवाले से, देन हम वेट के हवाले से भी बात करेंगे। मैंने ये सुना क्या आपको लग रहा है कि आप थोड़ी सी मोटी हो गई हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऑन एयर कहना चाहूंगी कि जिन्होंने आपसे कहा है कि आप मोटी हो गई हैं, गलत है। आप बिल्कुल वैसी की वैसी हैं, बल्कि और मजीद प्यारी हो गई हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आपकी खूबसूरती जो है उसको बढ़ाते रहे अल्लाह पाक, आमीन सुम्मा आमीन। स्किन का बताइए। सना याद आ गई, बताओ सुबह सुबह नौरीन यहाँ पर है, सना याद आ गई। नौरीन मुझे बताओ स्किन के हवाले से जो ये सीरम्स होते हैं इसका इस्तेमाल क्या आप, चूंकि जो मौसम बदल रहा है तो इस मौसम में हम सीरम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर क्या कहते हैं इसका कोई अल्टरनेटिव है? अच्छा, सीरम्स का इस्तेमाल तो आप हर मौसम में कर सकते हैं, लेकिन सीरम्स चेंज करने पड़ते हैं। जो समर्स में आप यूज़ कर रहे हैं वो आप जो है वो विंटर्स में यूज़ नहीं कर सकते। स्किन टू स्किन भी वेरी करता है कि आपकी स्किन रिस्पॉन्स कैसा करिए मौसम के हिसाब से। अभी अक्टूबर का महीना शुरू होता है तो आपने ज़्यादा नोट किया होगा ड्राइनेस शुरू हो जाती है, क्योंकि ये जिसको हम कहते हैं ना पतझड़ का मौसम, ऑटम सीजन, सही है, ये ऑटम सीजन है जिसमें हर चीज़ मुरझा रही होती है। इसी तरह हमारी स्किन भी मुरझा रही होती है, तो हमें इस सीजन में खासतौर पर अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एक्जिमा और इन्फेक्शंस जो है सबसे ज़्यादा इस महीने के अंदर होते हैं, जो कि आपको ओवरऑल पूरी सर्दियां चलते हैं। ओके। और अगर आप उसको अभी ही डील कर लें तो पूरी सर्दियां नहीं चलेंगे, आप अभी जो है उससे कवर अप कर लेंगे। लेकिन वो अगर आप छोड़ देंगे और सोचेंगे कि हो जाएगा, सही कर लेंगे, या पेट्रोलियम जेल लगा लो या कुछ भी घरेलू टोटका यूज़ कर लो, तो वो उससे नॉर्मलाइज नहीं होते। सीरम्स का ये कि आपकी स्किन भी इसी तरीके से फेस की स्किन, क्योंकि स्किन तो ओवरऑल बॉडी की है, लेकिन फेस की स्किन भी आपकी जो है वो सीजन टू सीजन चेंज हो रही होती है। अभी वेदर चेंज हो गया है तो जाहिर सी बात है आपको सीरम्स भी चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर कोई बंदा जो है वो बंदी जो है या बंदा जो भी है XYZ वो अगर रेटिनॉल इस्तेमाल कर रहे हैं सीरम, तो अब जो वेदर चेंज हुआ उनको कौन सा सीरम इस्तेमाल करना? अच्छा, जो रेटिनॉल इस्तेमाल करना, पिछले शो में मैंने ये बोला था कि रेटिनॉल इस्तेमाल करने के बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं। रेटिनॉल आप वैसे ही यूज नहीं कर सकते कि आपने लिया किसी ब्लॉगर या किसी ब्लॉगर के कहने के ऊपर या किसी एडवर्टाइजमेंट देख के आपने जो है वो ले लिया और आप लगाना शुरू हो जाए। उसकी बहुत सारी प्रिकॉशंस हैं, उसके लिए आपको बहुत सारी केयर करनी पड़ती है। मज़ीद हम इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन इसके साथ मैं बताऊं कि आप रेटिनॉल जो है वो विंटर सीजन में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी स्किन को मज़ीद इतना ड्राई कर देगी कि आपकी स्किन पील होना शुरू होगी और पैची हो जाएगी। ठीक है, तो वो आपकी स्किन के लिए विंटर्स में बहुत खतरनाक होता है, वो यूज़ ना करें। और वैसे भी जो है वो उसकी केयर और प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो लोगों को मैं देने में थोड़ा सा जैसे अवॉइड करती हूँ कि आप ऐसी चीज़ दें जिससे स्किन अच्छी हो जाए और वो होम केयर के ऊपर थोड़ा ईजी भी हो, क्योंकि अगर ईजी नहीं होगा तो प्रिकॉशन ले लेके ना पेशेंट बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है। तो जो लोग रेटिनॉल यूज़ कर रहे हैं उनको फ़ौरन शिफ्ट हो जाना चाहिए है नाइसिनामाइड सीरम के ऊपर। और नाइसिनामाइड सीरम के साथ साथ आप अल्फाबिटन सीरम, क्योंकि इस वक्त जो है जब विंटर्स स्टार्ट होते हैं ना तो आपके कलर भी बड़ा ख़राब होना शुरू हो जाता है, डार्कनेस आ जाती है, एकदम से ग्रेइश कॉम्प्लेक्शन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आम लोग बहुत परेशान रहते हैं। बिल्कुल, ज़्यादातर कंप्लेन अक्टूबर के महीने में आना शुरू होती है कि हमारा कलर जो है वैसा नहीं रहा जैसा हमारा था।
तो अल्फा ऑर्बिटन सीरम यूज़ करें, ग्लूटाथियोन के सीरम्स यूज़ करें, विटामिन सी सीरम्स यूज़ करें और अपनी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए हाइलुरोनिक एसिड सीरम यूज़ करें। ठीक है, और सीरम में B3 होना भी ज़रूरी है? B3 होना ज़रूरी है नहीं, लेकिन अगर है तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज है। ठीक है, तो वो कौन कौन से, मतलब कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हम देखें सीरम में और हम जो है उसको बाय कर लें अब जो मौसम तब्दील हो रहा है उस लिहाज से? अच्छा, अभी मैंने बताया कि कौन कौन से सीरम होने चाहिए। एक सीरम के अंदर मौजूद होना चाहिए आपके ग्लूटाथियोन, सही है, जो कि आपके कलर कॉम्प्लेक्शन को नॉर्मलाइज करे, मेलानिन को कंट्रोल करे। एक आपके अल्फा ऑर्बिटन आपके कलर कॉम्प्लेक्शन को फेयर की तरफ लेके जाता है और ग्लो प्रोवाइड करता है फेस के ऊपर। इट्स नॉट लाइक कि आप स्नो वाइट बन जाओगे, बट आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो स्टेबल रहेगा काफी हद तक। अच्छा, उसके साथ हाइलुरोनिक एसिड सीरम, क्योंकि आपको जितनी ड्राइनेस होती है उतना आपको पानी पीने की जरूरत भी पड़ती है और फेस को भी हाइड्रेट करने की जरूरत पड़ती है। आप इंटरनल बॉडी को भी हाइड्रेट करते हैं और एक्सटर्नली भी आपको जो है ऐसे सीरम्स यूज करने चाहिए जो आपकी एक्सटर्नल स्किन को हाइड्रेट करके रखें। नाइसिनामाइड सीरम, ताकि जो पोर्स ओपन हो रहे हैं वो इनलार्ज पोर्स को कंट्रोल करके मिनिमाइज करें। ठीक है, ये तमाम चीजें जो है एक सीरम में होती हैं मौजूद? मेरा जो सीरम है जो मैं खुद बना रही हूँ उसके अंदर तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन मार्केट में अगर आप जाएंगे तो आपको एटलीस्ट 10-15 हज़ार रुपए के 3-4 सीरम लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये अभी तक कोई ऐसी फॉर्मुलेशन हुई नहीं है किसी सीरम, बाहर के सीरम में, जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हों। लेकिन क्लिनिक पे जो मैंने अपना सीरम लॉन्च किया है उसके अंदर ये सारी चीज़ें तकरीबन मौजूद हैं, तकरीबन नहीं बल्कि हैं ये सारी चीज़ें मौजूद। ओके, वाओ, दैट्स वेरी नाइस। ये तो आपने बहुत अच्छी खुशखबरी हमें सुना दी कि आपने जो है वो सीरम भी लॉन्च कर दिया। हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो आपने बताया ही नहीं। नेक्स्ट उसके अंदर इंशाल्लाह मैं पूरी उसकी डिटेल डिस्कस करूंगी। इंशाल्लाह। ऑयल कंट्रोल सीरम्स जो है वो भी मैंने लॉन्च किए हैं, जिनको लाइक सर्दियों में ये इशू होता है ना कि वो हाइलुरोनिक एसिड सीरम यूज करें तो उनकी एक्नी निकल आती है, चिपचिप, क्योंकि उसके अंदर हल्की सी ना चिपचिपाहट होती है, तो लोग काफी जिनको एक्नी होती है, जिनके ऑयल आता है, वो उसको अवॉइड करते हैं। इवन समर्स में भी अवॉइड करते हैं। तो उनके लिए जो मैंने सीरम बनवाया है वो बनवाया है कि वो ऑयल कंट्रोल भी है, एक्नी कंट्रोल भी है, एंड देन उसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है तो वो एक्नी को भी कंट्रोल करेगा, हाइड्रेट भी रखेगा, और नाइसिनामाइड भी है तो वो आपके पोर्स को जो है वो एनलार्ज होने से रोकेगा। ठीक है, अब ये जो रंगत की आपने जिक्र किया कि रंगत जो है हमारी तब्दील हो जाती है, अक्टूबर के आते ही जो है ना वो हमारे हाथ और बहुत ज़्यादा मज़ीद गोरे हो जाते हैं और हमारा फेस जो है वो टैन हो जाता है। मैं भी सारे फहरिस्त उन्हीं लोगों में हूँ, मैं हमेशा से अपना हाथ जो है वो रेस करती हूँ कि मैं भी उन्हीं लोगों में, मुझे प्रॉब्लम होती है कि भाई किस तरह से अब जो है विंटर्स में अपनी स्किन का ख्याल रखें। देखो, सबसे पहले तो अगर हम सोप इस्तेमाल करें या फेस वॉश इस्तेमाल करें तो कौन सी चीज़ बेहतर है विंटर्स में, या अक्टूबर के महीने में हम जो स्टार्ट कर दें लगाना डेली बेसिस पे, तो हम सोप यूज करें या हम जो है वो फेस वॉश का इस्तेमाल करें? अच्छा, फेस वॉश आप यूज करें या आप सोप यूज करें, मेक श्योर कि उसके अंदर वो मिल्की होना चाहिए। ठीक है, अगर वो मिल्की है फॉर ड्राई स्किन पेशेंट्स, ठीक है, वो लोग जिनकी ड्राई स्किन है, वो नहीं जिनकी ऑयली स्किन है, जिनकी ड्राई स्किन है वो मिल्की सोप्स को यूज करना शुरू करें, जो कि कमर्शियली मार्केट में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसके मिल्की सोप्स होते हैं, वो यूज़ करें, लेकिन उसको लगा के थोड़ी देर क्लेंजिंग करें ताकि आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेट हो जाए, एंड देन फिर आप फेस वॉश कर लें। और उसके बाद जो भी आपको सीरम रिकमेंडेड है, जो सीरम आपको दिया गया है, वो सीरम आप फ़ौरन ही गीले फेस के ऊपर अप्लाई कर लें, और उसको आपने रब नहीं करना, उसको मलना नहीं है, आपने उसको ऐसे ही छोड़ देना है, वो खुद ही एब्जॉर्प्शन उसकी हो जाएगी, और फिर आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेट भी रहेगी, और आपकी स्किन के अंदर वो जो चेंजेस आ रहे होते हैं ना एनवायरमेंटल, वो भी चेंजेस बहुत हद तक कम आएंगे। ठीक है, अब जैसे मुझे बाहर जाना है, ठीक है, मैंने जैसा आपने बताया मैंने फेस वॉश किया मिल्की सोप से, देन उसके बाद मैंने सीरम लगा लिया, अब मुझे जो है वो सन ब्लॉक लगाना है, तो क्या उसके बाद मैं सन ब्लॉक लगा सकती हूँ? ये 3 लेयर पैचेस तो नहीं हो जाएगी, स्किन पैची तो नहीं हो जाएगी, या सब चीज़ें जो है अब्जॉर्ब हो जाएंगी? अच्छा, सीरम क्योंकि वो आपने देखा होगा वाटर बेस्ड होता है, ठीक है, तो जब आप पानी फेस पे आपके लगा हुआ होता है, आपने फेस वॉश किया, देन फिर पानी लगा हुआ है, आपने वेट फेस के ऊपर ही 2 ड्रॉप जो है सीरम लगाया, फिंगर टिप से आपने उसको स्प्रेड कर दिया, 5-10 मिनट छोड़ा, वो एब्जॉर्ब हो गया। उसके बाद सनब्लॉक आपने वो यूज करना है विंटर्स में भी और समर्स में भी, जिसमें कोटिंग हो, ठीक है, और जेल फॉर्म में हो। आपने क्रीम फॉर्म का नहीं यूज़ करना। कराची से लेके इस्लामाबाद तक जितने भी सिटीज़ आते हैं उन सबको मैं ये बात बोलती हूँ कि आपने जेल फॉर्म में इस्तेमाल करना है, आपने क्रीम फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। हाँ, आप नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएँ अगर, या आप वहाँ पे घूमने के लिए गए हुए हैं, तो वहाँ पे आप क्रीम बेस्ड सनब्लॉक लेके जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये वाले रीजन के अंदर हैं तो फिर आप जो है वो कोशिश करें कि आप ऑयल कंट्रोल सीरम्स, वो ऑयल कंट्रोल सनब्लॉक्स यूज़ करें, और आप ऐसे सनब्लॉक यूज़ करें जो कि कोटेड हो और जेल फॉर्म में।
तो ये जो क्रीमी सनब्लॉक होते हैं, इससे क्या हमें स्वेटिंग ज्यादा होती है? स्वेटिंग ज्यादा होती है, दूसरा आपके पोर्स ओपन होते हैं, और तीसरा आपने एक नोट किया होगा कि मेरे पास ज्यादातर पेशेंट ये बोलते हैं कि हम सनब्लॉक यूज नहीं करेंगे, सनब्लॉक यूज करने से कलर आपका काला हो जाता है। जी, ये तो है। ठीक है, तो वो मेन प्रॉब्लम इस वजह से आती है कि वो आपकी स्किन और वेदर को सूट नहीं करता होता। और ज्यादातर वो लोग बोलते हैं कि नहीं ये बाहर का सनब्लॉक है, ये यूके का है, ये कनाडा का है, या अमेरिका का है, या फिर ऐसी ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो कि विंटर सीजन ज़्यादा फेस करते हैं समर सीजन से, तो वो वहाँ का प्रेफर करते हैं कि हमारे रिश्तेदार लेकर आए थे तो बड़ा अच्छा था, या हम एक सुपरमार्ट गए यहाँ पे इम्पोर्टेड है तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो उन सब के लिए मैं ये बात बोलूँगी, वो इम्पोर्टेड होता है, अच्छा भी होता है, लेकिन वो उनकी स्किन के हिसाब से होता है, वो हमारी स्किन या हमारे वेदर के हिसाब से नहीं बना होता, वो हमारी कलर कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से नहीं बना होता। हर जगह की स्किन के हिसाब से रिसर्च वर्क होता है और उनके हिसाब से ही आपका जो है वो प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो हमारी स्किन को मैच नहीं करता। ठीक है, तो हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा बेहतर है। हाँ, लेकिन मेडिकेटेड, ये सस्ती चीजें जो आती हैं, सस्ती क्रीम्स वगैरह, उन्हीं के सनब्लॉक सब आने लगे, वो वाली चीजें आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। आपने इस्तेमाल करना है तो मेडिकेटेड और अच्छी चीज इस्तेमाल करनी है। ओके, लेकिन उसके लिए आपको मेडिकेटेड चीजों के लिए आपको एक अच्छे डॉक्टर की भी जरूरत होती है। हाँ, और थोड़ा खर्चा करने की भी जरूरत है। जी, तो नौरीन नजमुल है ना यहाँ पे, आप जाइए उनके क्लिनिक जाइए, और क्लिनिक का एड्रेस एक दफा बता दीजिए। अच्छा, मेरे क्लिनिक का एड्रेस है दारुल सेहत, तो सबको पता होगा, जौहर में दारुल सेहत की बैक साइड पर है, ब्लॉक 15 गुलिस्तान है जौहर में, C123 नजमुल डेंटल क्लिनिक। जौहर में आपने सना सारा सैलून देखा होगा, उसकी भी बैक साइड जो है वो पड़ती है, तो बहुत ही इजी है। अगर आप इसको सर्च करेंगे अपने मैप के ऊपर तो बॉडी कॉम्प्लेक्स जिम के नाम से जो है वो आपको पिन पॉइंट मिल जाएगी आराम से। ठीक है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप होती हैं, वहाँ पर भी आप जो है लोगों को गाइड कर रही होती हैं। बिल्कुल, अक्सर मैं अपना लाइव सेशन करती हूँ जिसमें मैं फ्री चेकअप भी कर रही होती हूँ और फ्री जो है लोगों को बता भी रही होती हूँ कि आप ये यूज़ करें, यूज़ नहीं करें, विंटर के हिसाब से या वेदर के हिसाब से जो भी चीज़ जो है सूटेबल होती है। तो मेरा जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है ऑफिशियल, वो है नजमुल क्लिनिक ऑफिशियल के नाम से, वो आप लोग जो है वो फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे आप मेरा लाइव सेशंस देख सकते हैं। बिल्कुल, और आपको भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई आपको एक दिमाग में चल रहा होता है ना कि मुझे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो यही होती है, जो बेसिक सवालात मैं हमेशा से रिपीट करती हूँ ताकि जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं उनको पता हो कि हाँ भाई ये सन ब्लॉक जो है वो हमारी स्किन के लिए सूटेबल है, या ये वाला सोप या ये वाला जो है वो फेस वॉश हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फेस वॉश का हमने जिक्र किया और ये सन ब्लॉक का हमने जिक्र किया, सन ब्लॉक की जो ड्यूरेशन है टाइमिंग की, वो कितनी देर तक स्टे करता है? अच्छा, सन ब्लॉक की जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 4 से 4.5 5 मैक्सिमम घंटे। ठीक है, अगर आप उसके बाद भी बाहर हैं तो आपने वॉश कर लेना है। अच्छा, लोगों के अंदर एक लोगों के माइंड में होता है कि सन ब्लॉक लिखा हुआ है तो वो सिर्फ सन के लिए होता है, सन एक्सपोजर जब आपका हो तभी आप सन यूज करेंगे। काफी सारे लोग बोलते हैं कि हम तो धूप में जाते ही नहीं है तो हम क्यों यूज करें ना, तो आपने सन ब्लॉक यूज करना है सनलाइट में, हैवी लाइट में, जैसे अभी हम बैठे हुए हैं स्टूडियो में, से ये चारों तरफ हैवी लाइट्स हैं, हैवी लाइट में भी यूज करना है आपने। जो हीट में यूज करना है आपने स्टोव के आगे यूज करना है, यानी कि चूल्हे के आगे यूज करना है, जो कि खवातीन बहुत घंटे लगाती हैं रोटियां पकाने में। मैं अपने घर में भी ये बात बोलती हूँ, रोटियां पकाना बंद ही कर दो, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना, ये रोटियां होती हैं जो आपके पोर्स ओपन करती हैं और आपकी स्किन को खराब करती हैं। हाँ। रोटियां बनाते हुए आपने लाजमी लगाना है, खाना पकाते हुए आपने लाजमी लगाना है। अगर आप ऐसी किसी शादी में जाएं जब बारबेक्यू का धुआं उठ रहा होता है, सही है, तो वहाँ खाने मजे के होते हैं, लेकिन अपनी स्किन को भी मजे का रखें, वहाँ पे भी सन ब्लॉक लगा के अपनी स्किन को भी मजे का रखें। और यहाँ पे शो को मजेदारी जो है हमारी बरकरार रखने के लिए एक बहुत अहम चीज की जरूरत होती है और वो है ब्रेक। आप लोग कहीं जाएंगे वो देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं नौरीन नजमुल की जानिब, और अब हमने स्किन के हवाले से तो बात कर ली और डिटेल में बात कर ली खासा। अब मुझे लगता है जो हमारी सहेलियां हैं, हमारी बहनें हैं, सबका एक आलमी मसला है ये जो ढीठ हमारा वजन होता है, स्टबन फैट होता है, जो कि कहीं कहीं पर जो है वो जमा हुआ होता है, और उसको ख़त्म करने के लिए, उसको हम रिड्यूस करने के लिए नित नए तरीके अपना लेते हैं और बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं जाता, वो कहता है आप इग्नो, मैं नहीं जाऊंगा। तो वो कैसे जाएगा? जाएगा जरूर, ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स हैं वो करने पड़ेंगे, लेकिन वो प्रोसीजर्स कौन कौन से हैं वो हमें बताएंगी नौरीन। जी नौरीन जी। अच्छा, वेट लॉस और एक रंग, ये दो चीज़ों का बहुत बड़ा मसला है। ठीक है, बिल्कुल, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है। जहाँ ज़रा सा मौसम चेंज हुआ वहाँ पे मैं बड़ी कॉन्शियस हो जाती हूँ कि यार पता नहीं कलर को क्या हो रहा है, या मैं खुद भी कॉन्शियस होती हूँ, हर इंसान ही होता है। वेट को लेके भी जो है हर बंदा बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है, स्पेशली जब आपको शो करना हो या आपको स्क्रीन पे आना हो तो आप 10 किलो अपने वजन से ज़्यादा लगते हैं। जो आप रियल में होते हैं तो आपको मज़ीद 10 किलो का वजन कम करना पड़ता है ताकि आप ऑन स्क्रीन जो है वो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर आए।
लेकिन ऐसा नहीं है कि हम 10 किलो कम ही हैं। हाँ। हम उतरे ही हैं जितने नजर आता है। लेकिन अगर आपको वेट लूज करना है और लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, जैसे साइड फैट्स आ जाते हैं, सही है, आपकी बेली आ जाती है, खास तौर पे वो लड़कियां जो प्रेगनेंसी फेस करती हैं और उसके बाद जो है वो उनकी आफ्टर केयर वो नहीं करती, एक्सरसाइजेस नहीं करती। हमारे यहाँ एक मिसकॉन्सेप्शन ये है कि आपने जो है वो 6 महीने 8 महीने उठना ही नहीं है बेड से। एग्जैक्टली। ठीक है, और अगर उठने डॉक्टर कह भी देते हैं तब भी कोई नहीं उठता, वो एक लंबा रेस्ट होता है। तो वो क्योंकि आप नहीं उठते तो आपका जो फैट है ना वो वहीं पे फंस जाता है। Okay. और दूसरा आपकी ईटिंग हैबिट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको लोग बोलते हैं आप ये पंजीरी खाओ, आप घी खाओ और डिफरेंट चीज़ें आप खाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, वो रिड्यूस होने के बजाय और बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसमें आपके लव हैंडल्स आ जाते हैं, साइड फैट्स, ठीक है, आपकी बेली आ जाती है, आपकी जो है वो ये बैक फैट आ जाता है बहुत ज़्यादा, आपकी नेक पे फैट आ जाता है, आपकी जॉ ये डबल चिन पे फैट आ जाता है, आपके आर्म्स हैवी हो जाते हैं, आपके थाइज हैवी हो जाते हैं, और समटाइम्स आपको कोई भी इशू नहीं होता, आपको हार्मोनल इशू भी हो सकता है, आपको थायराइड का इशू भी हो सकता है, आपको काफ़ी सारे आप ईटिंग हैबिट लाइक अभी जो मैं देख रही हूँ जो बच्चे हैं, ठीक है, जो टीनेजर्स हैं वो जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उसकी वजह से ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है। और ये नहीं है कि आप ये सोचें कि बच्चा मोटा है तो ये क्यूट है और ये बहुत हेल्दी है, वो हेल्दी नहीं है, वो अंदर से खोखला है, वो बेकार है बिल्कुल अंदर से। और दूसरा आप खिला खिला के ना उसको और मज़ीद बेकार करते चले जा रहे हैं। तो ऐसे जितने ही पेशेंट होते हैं जिनको वेट लॉस करने का एक तो शौक भी होना चाहिए, दूसरा वेट लॉस आप अपने लिए करें, इसलिए नहीं कि कोई आपको कह रहा है कि आप वेट लॉस करें, सही है, या आपने किसी को दिखाना है, या आपके रिश्तों का प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर आपको सोसाइटी में जो है वो एक स्ट्रगल फेस करनी पड़ी है अपने वेट की वजह से। आप वेट लॉस करें अपनी हेल्थ की वजह से, क्योंकि उससे बहुत सारे जो है हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। अच्छा, वेट लॉस अगर आपका नहीं हो रहा और स्टबर्न हो गया, अब आप डाइट भी कर रहे हैं, आप खाना भी नहीं खा रहे हैं, आप वॉक भी कर रहे हैं, आप जो है वो जिम भी कर रहे हैं, फिर भी आपका जो है वेट लॉस नहीं हो रहा, तो 2 किस्म के प्रोसीजर्स हैं, बल्कि 3 प्रोसीजर्स हैं जो कि मैं आज आपको बताऊंगी। एक तो है आपका लाइपोलाइसिस, नॉन सर्जिकल, ठीक है। लोग ये सोचते हैं कि शायद लाइपोसक्शन ही जो है वो एक प्रोसीजर है जिसमें कट लगता है, सक्शन के जरिए आपका फैट बाहर निकाला जाता है, तो लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं कि ये सर्जिकल प्रोसीजर है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने सुना भी होगा कि उससे डेथ हो गई, हार्ट अटैक हो गया, सही है, पेशेंट कोलैप्स कर गया बिटवीन प्रोसीजर, ठीक है। तो नॉन सर्जिकल लाइपोलाइसिस जो है वो एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसके अंदर कोई रिस्क चांसेस नहीं होते। आपका फैट जो है वो अल्ट्रासोनिक रेजर्स के जरिए और आरएफ ट्रीटमेंट के जरिए जो है वो फैट आपका घुलाया जाता है, और घुला के आपकी बॉडी से वो यूरिन और स्टूल के जरिए बाहर निकल जाता है। यहाँ पे हमने एक प्रोसीजर करके दिखाया भी था जी। एक पूरा जो है वो प्रोसीजर हुआ था, पूरा उसमें सिस्टम बताया था किस तरीके से होता है। 5 उसके जो है वो इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि आपके यूज़ किए जाते हैं। वैक्यूम होता है, वैक्यूम से पहले आपकी जो स्किन होती है, आपका जो फैट होता है वो स्किन के नीचे होता है, देन फिर आपके मसल्स होता है, तो मसल से पहले फैट को डिटैच किया जाता है वैक्यूम के जरिए, ऊपर लेके आया जाता है, फिर उसको अल्ट्रासोनिक रेजर्स के जरिए और आपके लेज़र के जरिए और आपके आरएफ ट्रीटमेंट के जरिए उसको घुलाया जाता है, उसके मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है, एंड देन फिर वो यूरिन और स्टूल के जरिए आपकी बॉडी से बाहर निकलता है। सबसे सेफेस्ट तरीका है, कोई भी इसमें जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई हार्मोनल इशू नहीं होते, कोई आपको जो है हार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आता, आपके किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, जो पीसीओएस के पेशेंट होते हैं उनके लिए ये होता है कि हम ओवरीज की साइड पे ज़्यादा फोकस रखते हैं, तो वहाँ से फैट जो डिपोजिशन होती है वो ख़त्म होती है, एंड देन पेशेंट ऐसे नॉर्मल रूटीन पे आता है। वाओ। लेकिन उसके साथ साथ वॉक भी करनी पड़ती है, आपको डाइट भी कंट्रोल करनी पड़ती है। अच्छा, अब दूसरा प्रोसीजर ये है कि इंजेक्टेबल होता है। एल कार्निटीन या तो आपको जो है वो मैंने डिस्कस भी किया था, दिखाया भी था कि एल कार्निटीन एक ऐसा आपका सप्लीमेंट होता है जो कि आपके फैट को आपकी एनर्जी के अंदर लगाता है, और एनर्जी में लगा के आपके डेली रूटीन के अंदर उसको यूटिलाइज करता है, तो आपका फैट जो है वो डिजोल्व होना शुरू होता है। दूसरा, आपको भूख कम लगना शुरू होती है, आपका स्टेमिना बढ़ता है, वही आपके ड्रिप के जरिए आपको दिया जाता है, ताकि जो है वो डायरेक्ट वो ब्लड के अंदर जाए, ब्लड में जाके आपका जो फैट है उसके ऊपर वर्कआउट करें, एंड देन फिर जो भी आप काम कर रहे हैं दिन भर में, आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, या फिर आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, हर चीज़ में आपकी एनर्जी लगती है, तो उसमें आपका जो फैट है, स्टबर्न फैट, वो यूज़ हो, बजाय कि आपको और मज़ीद फूड की इनटेक करने की ज़रूरत पड़े काम करने के लिए। तीसरा जो प्रोसीजर होता है वो भी इसी से रिलेटेड होता है, वो इंजेक्टेबल होता है, ठीक है। लाइपो के इंजेक्शंस होते हैं
वो आपके फैट के अंदर जो लगाए जाते हैं इंसुलिन की सिरिंज के जरिए, बहुत ही छोटी सी उसकी नीडल होती है, डायरेक्ट जो आपका स्टबर्न फैट होता है वहीं पे वो इंजेक्ट किए जाते हैं, वो फैट को घुलाता है, घुला के स्टूल और यूरिन के जरिए ही आपकी बॉडी से बाहर निकालता है, लेकिन वो बहुत जल्दी इफेक्टिव है। लाइक वो 2 सेशन के अंदर ही आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो गया। ज़्यादातर मैं डबल चिन के ऊपर वो रिकमेंड करती हूँ, आर्म्स के ऊपर वो रिकमेंड करती हूँ, बेली पे भी वो रिकमेंड करती हूँ, लाइपोलाइसिस। ठीक है, लेकिन काफी सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको इंजेक्टेबल के बाद जरूरत लाइपोलाइसिस की नहीं पड़ती है। अच्छा, चौथा जो प्रोसीजर है वो अभी मैंने करवाया है, जो कि मैंने अपने दांतों पे ब्रेसेस लगवा के और अपने मुंह को बिल्कुल लॉक करा दिया। हाँ। ताकि मेरे सामने भी अगर कोई चीज पड़ी होगी, उन लोगों के लिए जो डाइट नहीं कर सकते। हाँ। जिनको ये होता है कि आपके सामने आप सोचते हैं कि आज हम डाइट करेंगे, आज आपने एक दिन डाइट कर ली, ठीक है, अब अगले दिन आपको दिल कर रहा है कि नहीं मैंने चाइनीज भी खाना है, मैंने जो है वो बर्गर भी खाना है। और ज्यादातर मैंने देखा जब आप डाइट पे जाते हैं ना तो आपको क्रेविंग होना शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली। मुझे पिज्जा पसंद नहीं है, लेकिन जब भी मैं सोचती हूँ कि यार मुझे डाइट करनी है तो मुझे इतनी क्रेविंग होती है कि मैं सोचती हूँ यार छोड़ो, अब चलो चल के खाकर आते हैं, एक स्लाइस खा लेते हैं। अच्छा, वो एक स्लाइस भी पूरा काम कर देता है, ठीक है, वो कोई फायदा नहीं होता पूरे हफ्ते की। अगर आप अपने आप को ब्रेक दे दें और पूरे हफ्ते आप कुछ भी नहीं खाएं तो एक स्लाइस आपकी पूरे हफ्ते की जो मेहनत होती है उसको 0 कर देता है। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है मुंह बंद करने का। अब 5 दिन हो गए, 4 दिन हो गए मुझे लगवाया ब्रेसेस, सही है, मुझसे सूप भी पिया नहीं जा रहा, मुझसे जो है वो खाना नहीं खाया जा रहा, ब्रेड भी बड़ी मुश्किल से मैं पीछे से जो है थोड़ी थोड़ी सालन के अंदर डुबो के खा रही हूँ, वरना नॉर्मली आप ये सब नहीं कर सकते। तो मैंने ये जो है वो तरीका, जो लोग नहीं डाइट कर सकते उनके लिए बहुत बेहतरीन तरीका है। और वर्ल्ड में ये चीज़ की भी जा रही है कि वो ब्रेसेस लगवा के अपना जो जॉ है वो लॉक करवा देते हैं, ताकि आप खा पी ही नहीं सको। जबरदस्त। तो जिन लोगों को डाइट नहीं करनी है, जिनसे नहीं होती, वो ये तरीका इस्तेमाल कर बिल्कुल, जैसे कि मैंने भी यही तरीका इस्तेमाल किया। मैं अभी एक शो के अंदर गई, उन्होंने बोला तुम्हारा वेट बढ़ गया, मैंने अपनी जॉ लॉक करवा देती हूँ जाके, तो मैंने अपना जॉ लॉक करवा दिया, सिंपल। वाह, अब ये कितने टाइम तक रहेगा? मैं तकरीबन इसको करूंगी 1 महीने, ताकि मेरा वेट जो है वो 50 से 40 में आ जाए। इंशाल्लाह बिल्कुल आ जाएगा। जरूरत वैसे तो नहीं थी, लेकिन चले आपने कर लिया तो कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है। स्क्रीन पर भी जब आते हैं तो आपको थोड़ा करना पड़ता है, ये बहुत अच्छी बात है, अपना ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, ये हमारे जो नेक पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात हो रही थी, तो हमारी खवातीन जो है, खासा खवातीन का ये मसला होता है कि फेस पर झाइयाँ आ जाती हैं, ब्लैक पैचेस आ जाते हैं, और जो नेक एरिया है वो बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है। इसकी वजह क्या होती है? अच्छा, अगर प्रेगनेंसी मेल है तो ये होता है, पिगमेंटेशन होती है, और ज़्यादातर ये होता है कि आपको विश भी यही होती है कि बेटा हो, लेकिन उसके बीच में आपको केयर करनी पड़ती है। आप उसके बीच में सीरम्स इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसे सीरम्स जिसमें रेटिनॉल इस्तेमाल ना हुआ हो, ठीक है। आप अल्फा-बिटन सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लूटाथियोन सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे ही प्रेगनेंसी आपकी ख़त्म होती है, ठीक है, बर्थ होती है, उसके बाद आप फ़ौरन ही जाके उसको ट्रीट करवा लें, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो होता है मसला, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी वो इशू खुद ही रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन कुछ पैचेस होते हैं जो कि आपकी स्किन पर रह जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि आफ्टर लाइक 3-4 ईयर्स वो आना शुरू होता है। लाइक वो छोटा मोटा होता है आपके पिगमेंटेशन, लेकिन वो आप इग्नोर करते हैं, और फिर वो इग्नोर करते करते वो मुलाजमा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो एनहांसिव जो है वो फेस के ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो ऐसी सूरत में आपको लेजर करवाना पड़ता है, या फिर इंजेक्टेबल्स होते हैं, मीजोथेरेपी, वो आपने इंजेक्टेबल्स लगवाना होता है, लेकिन वो पेनफुल नहीं होता। लोगों को लगता है कि वो बड़ा पेनफुल प्रोसीजर होता होगा, लेकिन वो पेनफुल प्रोसीजर नहीं होता है, और उसको सुन करते हैं पहले फेस को, एंड देन फिर इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई नेक के हवाले से बात, और फेस के हवाले से स्ट्रेच मार्क्स के हवाले से जानना चाहूँगी कि ये एक इतना बड़ा मसला है कि जिसकी कोई सुनवाई ही नहीं होती। डॉक्टर्स भी जो है वो कहती है कि ये बाद में सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन पहले यहाँ पे बात हम कंटिन्यू करते हैं, आके यहाँ पे ब्रेक का टाइम हो गया। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए मुस्कुराते से। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराते। सब स्ट्रेच मार्क्स के हवाले से बात जो है वो अधूरी छोड़ कर गए थे। कौन सा प्रोसीजर जो है वो स्ट्रेच मार्क्स को रिमूव कर सकता है, और क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि डॉक्टर्स कहती हैं जब खवातीन प्रेग्नेंट होती है उनको परेशान नहीं करती, बड़े प्यार से कह देती है कि नहीं नहीं बेटा, ये सब कुछ सही हो जाएगा, आपके स्ट्रेच मार्क्स ठीक हो जाएंगे, कुछ ऐसा मसला नहीं। लेकिन आफ्टर डिलीवरी वो कहती है बीबी ये तो ठीक नहीं होंगे, ये तो ताहुम्र अब ऐसे ही रहेंगे। तो जो खवातीन मुझे देख रही हैं जिनको ये मसला लाहक होता है, तो अगर स्ट्रेच मार्क्स हैं तो किस तरह से उसको रिमूव करवा सकते हैं? अच्छा, स्ट्रेच मार्क्स अगर हैं तो आप जो क्रीम्स यूज करते हैं उससे लोगों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक तो कमर्शियल बेस्ड क्रीम्स होती हैं, आप कहीं पे भी जाते रखी होती है, आपने उठाया और उठा के आप लगाना शुरू कर देते हैं।
जब तक आपकी स्किन पील नहीं होगी या आपका कोलेजन प्रोडक्शन नहीं होगा, जब तक कि वो जो डेप्थ है वो फिल अप नहीं होगा। कोलेजन क्या करता है, आपकी स्किन को टाइटन अप करता है, ठीक है, और जगह को फिल अप करता है। जस्ट लाइक कि आपके फेस के ऊपर स्कार्स होते हैं, एक्नी होती है, स्कार्स हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, जिसको हम गड्ढे वाले स्कार्स कहते हैं, वो नहीं जो ब्लैक मार्क्स होता है। तो उसके लिए जो प्रोसीजर यूज किया जाता है वही हम स्ट्रेच मार्क्स के लिए यूज करते हैं। उसमें 3 तरीके के प्रोसीजर्स होते हैं। एक आपका पीलिंग प्रोसीजर है, जो कि आपकी स्किन पील करते हैं, देन फिर वो न्यू स्किन आती है, देन पील करते हैं, न्यू स्किन आती है। वो होते होते क्या होता है, ये गड्ढा है, गड्ढे को हम खोलते हैं, बंद होता है, खोलते हैं, नेचुरली बंद होता है। लता ने एक प्रोसीजर रखा है कि नेचुरली स्किन न्यू आती रहती है। कोलेजन प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाती है, जहाँ पे सेल्स रुके हुए होते हैं वो सेल्स वर्किंग में आना शुरू हो जाते हैं, कोलेजन प्रोड्यूस करना शुरू हो जाता है। अब जब वो फिलिंग होना शुरू हो जाएगी और आप स्किन निकालते रहेंगे, फिलिंग होगी, जैसे रोड होता है हमारा, रोड पे गड्ढे हो जाते हैं, रोड तोड़ते हैं, फिर नया बनाते हैं, तोड़ते नया बनाते हैं, इस तरीके से। फिर वो फिलिंग होगी तो क्या होगा, एक वक्त आएगा वो फ्लैटन होना शुरू हो जाएगा। ओके, सही है। और दूसरा प्रोसीजर होता है आपका माइक्रो नीडलिंग का। माइक्रो नीडलिंग में भी सेम ही होता है कि आपकी स्किन के अंदर जो कोलेजन होता है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम नीडल के जरिए उसके अंदर होल करते हैं स्किन को, सही है, डैमेज करते हैं। तो डैमेज जब भी आपकी स्किन होती है, आपने देखा होगा कि चोट लग गई है तो आपकी स्किन 24 आवर्स में रिपेयर होना शुरू हो जाती है। ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का। तो वो जब रिपेयर होना शुरू होती है तो इसी तरीके से आपके जो स्कार्स होते हैं वो फिलअप होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो क्रीम्स होती है मार्केट में अवेलेबल होती है, ये वाली क्रीम्स आपका वर्कआउट नहीं करती। इसके लिए स्पेशल क्रीम्स होती हैं जो कि सिलिकॉन बेस्ड होती हैं, ठीक है। ऐसे लोशंस होते हैं जो कि हाइलुरोनिक एसिड उसके अंदर 100% होता है, वो आप यूज़ करते हैं तो स्किन रिपेयर भी होती है और दूसरा आपके स्कार्स जो है फिलअप होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आपने एक्सरसाइज करनी है ताकि आपकी जो बॉडी है वो टाइटन हो, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि लड़कियां अपनी बॉडी को छोड़ देती हैं। अब मोटे हो गए हैं तो बोलेंगे हम तो शादीशुदा हैं, तो शादीशुदा होने का मोटे होने से कोई ताल्लुक नहीं है, आप खुशहाल नहीं लगेंगे। ये पुराना कॉन्सेप्ट था कि लोग देख के बोले वो हस्बैंड ने बड़ा खुश रखा हुआ है, मोटे ताजे हैं, ऐसा आजकल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आपने जो है वो एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करके अपनी स्किन को टाइटन करनी है। बिल्कुल ऐसा होता है जैसे एक बलून है। सिर्फ ये स्ट्रेच मार्क्स जो आफ्टर प्रेगनेंसी नहीं आते, आप जो है वो वर्कआउट करना शुरू कर दें। लड़कों को आपने देखा होगा मसल्स जब अपने बढ़ाते हैं, गेन करते हैं मसल, एंड देन फिर वो अपने मसल लूज करते हैं तो उनके अंडर आर्म्स में खास तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वो अपने आर्म्स की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, अपनी एक्सरसाइज को जो है वो आप रेगुलरली रखें, अपनी स्किन को टाइटन रखें, क्योंकि ऐसे होता है जैसे एक बलून है, बलून में आपने हवा तो भर दी है, ठीक है। अब जब आप उसको हवा निकालेंगे थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि तो 9 मंथ्स के टाइम के बाद आपकी हवा निकलती है ना, सारा जो भी आपका बलून जो सारा बर्स्ट होता है वो 9 मंथ्स लगता है। तो 9 मंथ्स तक जब आप उस बलून को ऐसे रखेंगे, 9 डेज तक आप किसी बलून को ऐसे रखेंगे एंड देन फिर आप उसमें से हवा निकालेंगे तो उस पर आप देखेंगे उसके ऊपर मार्क्स आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आपकी बॉडी का होता है, तो उसको फिलअप करने के लिए सिलिकॉन बेस्ड जेल्स होते हैं वो दिए जाते हैं, उसके साथ जो है वो आपके पीलिंग प्रोसीजर्स किए जाते हैं, ठीक है। उसके साथ आपकी माइक्रो नीडलिंग का प्रोसीजर भी किया जा सकता है और उसके साथ एक और प्रोसीजर होता है जो लेज़र प्रोसीजर होता है, उससे आपकी स्किन के अंदर डैमेज करते हैं, होल करते हैं, ठीक है, उसको कॉटरी कहा जाता है। उसे आप होल करते हैं तो वही एक प्रोसीजर होता है कि वो नेचुरल मैकेनिज्म के जरिए जो है वो फिलअप होती है, बॉडी टाइटन होती है, आपका कोलेजन प्रोडक्शन होती है, स्किन को डैमेज करते हैं, डैमेज करके रिपेयर करते हैं। तो ये जो 3 प्रोसीजर्स हैं ये किए जाते हैं आपके स्ट्रेच मार्क्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है। और एक सबसे अहम मसला याद मुझे अभी आया है, एक्नी। खवातीन को एक्नी जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है, मर्द हजरात को भी रहती है। तो क्या खवातीन और मर्द हजरात की स्किन में क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, तो क्या प्रोसीजर जो खवातीन करवा रही है वही प्रोसीजर मर्दों पर भी कारआमद साबित होता है? अच्छा, प्रोसीजर्स जो है वो सेम ही होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो मेल फीमेल दोनों फ्रेंडली हैं। आपके प्रोसीजर्स भी सेम होते हैं, आपके सिरम्स भी सेम होते हैं, आपका जो आफ्टर केयर होती है वो भी सारी सेम होती है। बस ये है कि लड़कों को थोड़ा मैं ज़्यादा बोलती हूँ कि आप फेस वॉश पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि वो ज़्यादा बाहर रहते हैं, पोल्यूशन उनकी ज़्यादा एक्टिविटी जो पोल्यूशन में होती है, या अगर उनका आउटडोर जॉब है तो उनको मैं ज़्यादातर बोलती हूँ कि आप थोड़ा कोशिश किया करें कि आप अपनी पॉकेट के अंदर एक्नी मिस्ट रखें, ठीक है, कि आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक्नी मिस्ट करते रहें, वो आपकी एक्नी को भी कंट्रोल रखता है और आपकी जो पीएच है उसको भी मेंटेन करके रखता है, तो उससे आपकी एक्नी प्रोडक्शन लो डाउन हो जाती है। दोनों के प्रोसीजर सेम होते हैं। आप अपनी स्किन को ज़्यादा हाइड्रेट करके रखें, आप अपनी स्किन पे जो है वो सीरम्स ऐसे इस्तेमाल करें जो कि सैलिसिलिक एसिड बेस्ड हो, टी ट्री बेस्ड हो, आपके जो है वो नाइसिनामाइड बेस्ड हो, और आपके ज़्यादा जो है सूदिंग प्रोवाइड करें, सही है। और दूसरा मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि ओरल मेडिकेशन थोड़ी कम दूँ,
खासतौर पे वो मेडिकेशन जिसके अंदर विटामिन ए इन्वॉल्व हो रहा हो, और ऐसे सिरम्स भी देना अवॉइड करती हूँ जिसके अंदर विटामिन ए इन्वॉल्व हो रहा हो, जैसे कि रेटिनॉल, जो मैंने आप लोगों को बताया था, रेटिनॉल सीरम्स में थोड़ा कम देने की कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा पेशेंट को वो मैं प्रिस्क्राइब नहीं करती। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है और वेदर जो है वो ड्राइनेस की जानिब बढ़ रहा है, तो लोग जो है वो रात को सोते हुए उनको होता है कि फेस हमारा मॉइस्चराइज हम करके सोएं। अब मॉइस्चराइजर्स जो है वो बहुत सारे हैं मार्केट में अवेलेबल, लेकिन किसी को भी नहीं समझ आती कि हमें कौन सा जो है हमारी स्किन पे सूट करेगा और हमने लेना है। बहुत से लोग तो ये करते हैं कि विटामिन ई का कैप्सूल सिंपल लेते हैं और वो मुंह पे लगा के सो जाते हैं। क्या ये सही तरीकेकार है? अच्छा, विटामिन ई जो है वो बहुत अच्छा है स्किन के लिए, लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो, अगर एक्नी स्किन है तो नहीं। अगर ऑयली स्किन है तो आपने कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी जिसके अंदर विटामिन ई हो या कोई चिपचिपाहट हो या सिर्फ प्लेन हाइलुरोनिक एसिड हो। जैसे कि मैंने जो सीरम बनाया उसके अंदर सैलिसिलिक एसिड भी है, उसके अंदर टी ट्री भी है, उसके अंदर जो हाइलुरोनिक एसिड भी है, उसके अंदर अल्फा अर्बिटिन भी है, उसके अंदर नाइसिनामाइड भी है, तो एक्नी को भी कंट्रोल करता है और स्किन को हाइड्रेट भी करके रखता है, क्योंकि टी ट्री जो है स्किन को ड्राई करता है। ठीक है। तो उसको बैलेंस करने के लिए, हाइड्रेट करने के लिए हाइलुरोनिक एसिड ऐड किया हुआ है। लेकिन अगर आप वैसे कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं और आपकी स्किन जो है वो ऑयली है और उसके ऊपर आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि मॉइस्चराइज बेस हो, तो आपकी स्किन को मज़ीद ख़राब कर देता है, अच्छा नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर ड्राई हो, आपके रिंकल्स आ रहे हो, आई के ऑल अराउंड जो रिंकल्स आ रहे हो, तो विटामिन ई आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आप लगा सकते हैं। विटामिन ई की कैप्सूल आपकी स्किन को काफ़ी हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है। मतलब एग्जैक्टली किसी भी क्रीम में कुछ भी ना मिला के, लोशन में, मॉइस्चराइजर में ना मिला के, एग्जैक्टली हाँ, जो कैप्सूल आती है जो आपकी इनटेक करने के लिए आती है, वही आप उसको पॉप करें और वो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो पेशेंट, वो लोग जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, वो नहीं, जिनकी ऑयली होती है, जिनकी जो है वो कॉम्बिनेशन स्किन है, हाफ टी जोन जो ऑयली है और वैसे आपकी स्किन ड्राई है, ऐसे लोगों को मैं नहीं बोलती यूज़ करने के। हाँ, एजिंग जिनके हो, जिनके रिंकल्स आ रहे हो, जिनकी जो है वो एज लाइक मीनोपॉज हो गया, उसके बाद उनकी स्किन कंडीशन की ड्राई हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाइलुरोनिक एसिड उसको जो है रिप्लेस करता है। लेकिन अगर कोई आपको सस्ती चीज़ चाहिए तो आप विटामिन ई की कैप्सूल लें, वो तोड़ें और लगा लें। वाओ, मतलब ये अच्छा एक, लेकिन वो भी मेडिकेटेड, ये नहीं कि आप किसी वहाँ पे जाएं, ये जो शॉप्स हैं, कॉस्मेटिक शॉप्स हैं, वो वाली नहीं, आप मेडिकल स्टोर जाएं, वहाँ से आप लें, मेडिकेटेड हो वो आप लगाएं। ठीक है। डार्क सर्कल्स के लिए क्या करें? डार्क सर्कल्स के लिए अल्फा अर्बिटिन लगाएं, ठीक है, ग्लूटाथियोन के सीरम लगाएं, विटामिन सी के सीरम्स लगाएं। ओके, ठीक है, ताकि वो रिपेयर भी करे। और सबसे बेहतर तो मैं बोलती हूँ आपके सारे ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है ग्लूटाथियोन सीरम, जो है वो सारे आपके इश्यूज को सॉल्व करेगा, आपकी स्किन को भी करेगा, आपकी आई के ऑल अराउंड जो है वो डार्क सर्कल्स को भी कवर करेगा। अच्छा, उसके साथ साथ कॉफ़ी लें और कॉफ़ी लेके आप थोड़ा सा उसको जो है पानी के अंदर डाइल्यूट कर लें एंड देन वो लगाएं। सही है, तो उससे आपके डार्क सर्कल्स बहुत जल्दी कवर अप होता है। वाह भाई, ये नौरीन की जो ये खासियत है कि नौरीन जब आती है तो घरेलू कोई ना कोई टोटका भी हमें देके जाती है। ऐसा ही नहीं है कि एस्थेटिक के हवाले से हम बात करें, कोई ऐसा टोटका, कोई ऐसी टिप हमें ज़रूर बताती हैं जिससे हमें फ़ायदा होता है। तो आज तो हमें कॉफ़ी वाली टिप बताई कि अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं तो आप कॉफ़ी जो है पानी में डाइल्यूट करके थोड़ी सी लगा लें, उससे भी आपके डार्क सर्कल्स चले जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर टाइम जो है पहले सेगमेंट का अख्तिताम पजीर हो गया। पैगाम क्या देना चाहोगी नौरीन? पैगाम में ये देना चाहूँगी कि अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है और आपको पता है कि अक्टूबर के महीने में ब्रेस्ट कैंसर को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है। ये जो पूरा महीना होता है वो ब्रेस्ट कैंसर का ही होता है। आप लोगों को पता नहीं होता कि अंदर आपकी क्या चल रहा है, आपकी बॉडी के अंदर, आप उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। और ख़ासतौर पे ख़वातीन अपने जो स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर रही होती हैं, जबकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन कराना। तो इस महीने में ज़्यादातर जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं उसके अंदर फ्री चेकअप्स भी हो रहे होते हैं और आपको जो है वो गाइड भी किया जा रहा होता है ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड। तो आप जाके वहाँ पे चेकअप लाजमी करवाएं और अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाते रहा करें और एग्जामिनेशन ज़रूर रखा करें, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो कि ख़वातीन में बहुत ज़्यादा फैला है। बल्कि ख़वातीन ही नहीं, 30% दुनिया में मर्दों को भी हो रहा है। गायनेकोमेशिया की वजह से जो है वो मर्दों में भी हो रहा है। तो मर्द और औरत दोनों ही जो है अक्टूबर के महीने में प्लीज़ 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 अपना लाजमी एग्जामिनेशन करवाएं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी ऐसी तब्दीली आप अगर अपने बॉडी पार्ट्स में देखते हैं, ख़ासतौर पर ब्रेस्ट पर देखते हैं, तो आप
फ़ौरन से डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि पहली स्टेज है तो ये क्योरेबल है, अदरवाइज सेकंड स्टेज में भी, लेकिन अगर थर्ड स्टेज हो गई तो देखिए ज़िंदगी तो सबसे बड़ी नेमत है, इसके अलावा तो कोई और खूबसूरत चीज़ हमारे पास है ही नहीं। तो अपनी ज़िंदगी की, अपनी सांसों की कदर करें और अपने आप की कदर करें। थैंक यू सो मच नौरीन, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। हमेशा की तरह आपसे मुलाकात करके, बातें करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, यहाँ पर हो गया है टाइम पहले सेगमेंट का अख्ताम पजीर। हम लोग आते हैं न्यूज़ ब्रेक के बाद, हम सहेलियां इतने गप्पे लड़ाते हैं, आप लोग न्यूज़ ब्रेक एंजॉय कीजिए, कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।